हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास 55 है और आज इस क्लास में हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है गुप्त साम्राज्य। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा था और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पुत्र थे कुमारगुप्त, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो कुमारगुप्त प्रथम, जिसे महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, और इस शासक का वर्णन, जो कार्यकाल था वो 415 ईसा से 455 ईसा तक था। कुमारगुप्त प्रथम की जो मुद्राएं थी, जो इसने सिक्के चलाए थे, उन पर श्री महेंद्र व महेंद्रादित्य उपाधि अंकित थी। मतलब कि कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे, उन सिक्कों पर श्री महेंद्र व महेंद्रादित्य उपाधि अंकित थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि स्वर्ण सिक्कों पर उसे, मतलब जो सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्कों पर कुमारगुप्त प्रथम को गुप्त कुलमल चंद व गुप्तकुल व्योमसी कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और अश्वमेध के नाम से ही एक प्रकार की मुद्रा चलवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और नालंदा विश्वविद्यालय में जो समय की माप थी, मतलब जो समय को मापा जाता था कि कितना समय हो रहा है, वो जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था, उससे मापा जाता था। दोबारा से देखिए कि कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और नालंदा विश्वविद्यालय में जो समय मापा जाता था वो जल घड़ी के प्रयोग से मापा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुमारगुप्त प्रथम के समय में सर्वाधिक 18 अभिलेख मिले थे। मतलब कुमारगुप्त प्रथम ने 18 अभिलेख बनवाए थे और ये गुप्त साम्राज्य में सबसे ज्यादा किसी शासक ने 18 अभिलेख बनवाए थे। पहला अभिलेख है जिससे हमें स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है, वो भिलसड अभिलेख, और भिलसड अभिलेख है उत्तर प्रदेश में। और इस अभिलेख, ये कुमारगुप्त का सबसे प्रथम अभिलेख बताया जाता है, जिसकी तिथि 415 ईसा थी। दूसरा अभिलेख है हमारा गढ़वा अभिलेख, और गढ़वा के 2 शिलालेख मिले थे और ये शिलालेख हमें प्रयागराज व इलाहाबाद से मिले थे। और इन शिलालेखों में ब्राह्मणों को 10 से 12 दिनार दान में दिए गए थे। गुप्त काल में जो सोने के सिक्के थे, सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। तीसरा जो अभिलेख था वो था मंदसौर अभिलेख, और मंदसौर अभिलेख दिसपुर क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में है, वहां से मिला था। और इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है और इस अभिलेख का जो निर्माण करवाया था वो वत्स भट्टी ने करवाया था। और मंदसौर अभिलेख से ही हमें कुमारगुप्त के शासन का वर्णन मिलता है। चौथा हमारा जो अभिलेख है वो है हमारा करमदंडा अभिलेख, और करमदंडा अभिलेख जो मिला था वो फैजाबाद से मिला था और फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। और करमदंड अभिलेख जो मिला था वो 436 ईस्वी में मिला था और इस अभिलेख का जो निर्माण किया था वो पृथ्वीसेन ने किया था। पांचवा अभिलेख आता है हमारा मानकुवर, और मानकुवर अभिलेख प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश में है। और इस अभिलेख में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 448 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना एक बौद्ध भिक्षु बुद्धमित्र के द्वारा की गई थी। छठा अभिलेख आता है हमारा मथुरा का लेख,
और मथुरा का लेख जो अभिलेख है वो मिला था उत्तर प्रदेश में। और ये अभिलेख 454 ईस्वी का बताया जाता है और इस अभिलेख पर धर्मचक्र उत्कीर्ण था। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन से अभिलेख पर धर्मचक्र उत्कीर्ण था, तो वो था मथुरा के लेख पर। सातवां अभिलेख आता है हमारा सांची स्तूप, और सांची स्तूप जो मिला था वो मध्य प्रदेश में है और इस स्तूप में दान देने का उल्लेख, दान देने की जानकारी मिली हुई है। आठवां अभिलेख आता है हमारा तुमेन अभिलेख, और तुमेन अभिलेख मध्य प्रदेश में है और तुमेन अभिलेख बताया जाता है 435 ईस्वी का, और इसमें कुमारगुप्त को शरद कालीन सूर्य की भांति बताया हुआ है। नौवां अभिलेख आता है हमारा उदयगिरी अभिलेख, और उदयगिरी अभिलेख है विदिशा में, और विदिशा है मध्य प्रदेश में, और ये अभिलेख 425 ईस्वी का बताया जाता है और ये एक जैन अभिलेख था। ये अभिलेख उदयगिरी अभिलेख एक जैन अभिलेख था, क्योंकि इस अभिलेख में जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का उल्लेख मिलता है, और ये कहा जाता है कि जो 23वें तीर्थकर की मूर्ति थी, इस मूर्ति का जो निर्माण किया था वो शंकर ने किया था। जैन धर्म में हमारे 24 तीर्थकर हैं, 23वें तीर्थकर हमारे पार्श्वनाथ हैं और 24वें तीर्थकर थे हमारे महावीर स्वामी, और पहले तीर्थकर थे वो थे हमारे ऋषभदेव। 10वां अभिलेख है हमारा धनदेह ताम्रपत्र, और धनदेह ताम्रपत्र मिला था बांग्लादेश से, और ये 432 ईस्वी का बताया जाता है। और इस धनदेह ताम्रपत्र में कुमारगुप्त की कुछ उपाधियां मिली थी, जो परम भट्टारकर, महाराजाधिराज और परम देवर्थ। मतलब कुमारगुप्त की कुछ उपाधियां हैं, जैसे परम भट्टारकर, महाराजाधिराज और परम देवर्थ। ये उपाधियां हमें मिली थी धनदेह ताम्रपत्र में। 11वां अभिलेख आता है दामोदरपुर ताम्रपत्र, और दामोदरपुर ताम्रपत्र है दीजानपुर बांग्लादेश में, और इस ताम्रपत्र में कुछ अधिकारियों के नाम मिले हैं। 12वां अभिलेख आता है हमारा वेग्राम ताम्रपत्र, और वेग्राम ताम्रपत्र बोगरा बांग्लादेश में मिला है, और ये ताम्रपत्र 447 ईस्वी का बताया जाता है। और ये बताया जाता है कि इस ताम्रपत्र में हमें यह जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त ने मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि दान में दी थी। 13वां अभिलेख आता है हमारा कुलाई कुरे ताम्रलेख। कुलाई कुरे ताम्रलेख जो है वो बगुड़ा बांग्लादेश में है, और इस ताम्रपत्र से हमें भूमि विक्रय की राजकीय घोषणा की गई थी, उसकी जानकारी मिलती है। 14वां अभिलेख है हमारा जगदीशपुर ताम्रलेख, और जगदीशपुर ताम्रलेख है राजशाही बांग्लादेश में, और इस ताम्रपत्र में हमें जानकारी मिलती है भूमि क्रम विक्रम का वर्णन किया गया था इस ताम्रपत्र में। तो ये थे जो 18 अभिलेख थे कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। उन 18 में से जो महत्वपूर्ण 14 अभिलेख हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी कुमारगुप्त के द्वारा, स्वर्ण मुद्राओं का बहुत बड़ा ढेर, बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं मिली थी हमें भरतपुर मुर्दा भंडार से प्राप्त हुई थी, जिनमें से 623 मुद्राएं मिली थी। और ये जो मुद्राएं मिली थी ये मुद्राएं मयूर शैली में थी, परंतु जो सबसे पहले मयूर शैली में हमें चांदी की मुद्राएं मिली थी मध्य प्रदेश से। दोबारा से देखिए कि स्वर्ण मुद्राओं का ढेर बयाना मृदभांड से मिला था, और बयाना मृदभांड है भरतपुर में, और भरतपुर है राजस्थान में। और ये जो कुल स्वर्ण मुद्राएं मिली थी ये थी हमारी 623 स्वर्ण मुद्राएं,
और ये स्वर्ण मुद्राएं जो थी ये मयूर शैली में थी, परंतु मयूर शैली की जो सर्वप्रथम मुद्राएं मिली थी वो चांदी की मुद्राएं मिली थी और वो मिली थी हमें मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुमारगुप्त प्रथम का जब अंतिम दिन चल रहे थे या शासन के जब अंतिम दिन चल रहे थे, उन अंतिम दिनों में पुष्यमित्र जातियों ने आक्रमण किया था, जिसकी जानकारी हमें स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलती है। दोबारा से ध्यान दीजिए कि कुमारगुप्त का जब शासन के अंतिम दिन चल रहे थे, उसके अंतिम दिनों में पुष्यमित्र जातियों ने आक्रमण कर दिया था और इस आक्रमण की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलती है। और इस आक्रमण को दबाने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंद गुप्त को भेजा था और स्कंद गुप्त इस आक्रमण को दबाने में सफल हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुमारगुप्त कालीन सिक्कों के प्रकार। कुमारगुप्त के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे वो कौन कौन से प्रकार के चलाए गए थे। पहला प्रकार आता है हमारा अश्वमेघ प्रकार। अश्वमेघ प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। दूसरा प्रकार आता है हमारा व्याग निहिता प्रकार। तीसरा प्रकार आता है हमारा अश्वरोही प्रकार और अश्वरोही प्रकार के भी सिक्के चलाए गए थे। चौथा प्रकार आता है हमारा धनुर्धारी प्रकार। पांचवा प्रकार आता है गजारोही प्रकार और छठा प्रकार आता है कार्तिकेय प्रकार। इस पर कार्तिकेय भगवान के चित्र थे। सातवां प्रकार आता है खड्ग निहंता प्रकार। आठवां प्रकार आता है मयूर प्रकार। और गुप्त काल के जो हमने शासक पढ़े हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने सिक्कों पर गरुड़ का चित्र लगाया था, परंतु कुमारगुप्त ने गरुड़ के स्थान पर मोर का चित्र लगाया था और इस प्रकार के सिक्के को कहा जाता है मयूर प्रकार का सिक्का। नौवां आता है वीणाधारी प्रकार। और वीणाधारी हमने देखा था कि समुद्रगुप्त एकमात्र ऐसे शासक थे जो अपने ही सिक्कों पर वीणा बजाते हुए नजर आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुमारगुप्त प्रथम का जो छोटा भाई था गोविंद गुप्त राज्यपाल था बसाड़ क्षेत्र का, जो है हमारा राजस्थान में। फिर आता है हमारा कुमारगुप्त प्रथम की उपाधियां। कुमारगुप्त प्रथम को अनेक उपाधियां मिली थी, जिसका उल्लेख या जिसकी जानकारी हमें कुमारगुप्त के जो अभिलेख या स्तंभ थे उनसे मिलती है। तो कुमारगुप्त प्रथम की जो पहली उपाधि थी वो थी महेंद्रादित्य। इनकी दूसरी उपाधि थी महेंद्र सिंह। इनकी तीसरी उपाधि थी व्याग बल पराक्रम। इनकी चौथी उपाधि थी गुप्त कुलाम चंद्र। इनकी पांचवी उपाधि थी गुप्त कुल व्योमसी। इनकी छठी उपाधि थी श्री महेंद्र। इनकी सातवीं उपाधि थी अश्वमेघ महेंद्र। इन्हें अश्वमेघ महेंद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुमारगुप्त ने अश्वमेघ करवाए थे। गुप्त साम्राज्य में सिर्फ दो ऐसे शासक थे जिन्होंने अश्वमेघ करवाए थे। पहले थे समुद्रगुप्त और दूसरे शासक थे कुमारगुप्त। और अश्वमेघ के इन्होंने सिक्के भी चलाए थे। आठवीं उपाधि है शक्रादित्य। इन्हें शक्रादित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी बिहार में, वो कुमारगुप्त के द्वारा हुई थी। परंतु जो चीनी यात्री था हैंसांग ने यह जानकारी दी थी कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की है वो शक्रादित्य ने की थी, इसलिए कुमारगुप्त को शक्रादित्य भी कहा जाता है। नौवीं उपाधि है व्याग निहिता और 10वीं उपाधि है परम भागवत। तो ये है कुमारगुप्त की कुछ उपाधियां। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कुमारगुप्त प्रथम की खग निहता प्रकार के जो सिक्के थे उन सिक्कों पर गैंडा पशु के शिकार का अंकन किया गया है। मतलब
जो कुमारगुप्त के सिक्के थे उन सिक्कों पर गैंडा का शिकार करते हुए का चित्र है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कुमारगुप्त के शासनकाल में जो उच्च अधिकारी था एक पृथ्वीशैन, और पृथ्वीशैन को उपरिक महाराज भी कहा जाता था। और जो पृथ्वीशैन जो उच्च अधिकारी था, इसकी हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें करमदंडा अभिलेख से। और पृथ्वीशैन का जो कार्य क्षेत्र था वो था अवध प्रदेश। अवध प्रदेश में इनका कार्य क्षेत्र था और इनकी जानकारी मिलती है हमें करमदंडा अभिलेख से। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कुमारगुप्त प्रथम वैष्णव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुमारगुप्त के बंधु वर्मन राज्यपाल ने मालवा मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुमारगुप्त के सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मोर की आकृति मिली थी। गरुड़ मतलब जो विष्णु ध्वज की जो स्थापना करवाई थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाई थी और उस ध्वज पर गरुड़ का चित्र था, परंतु कुमारगुप्त ने गरुड़ के स्थान पर मोर की आकृति मिली थी इनके सिक्कों पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय को, जो नालंदा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी, इस नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। महायान और हीनयान ये दो शाखाएं थी बौद्ध धर्म की। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि गुप्तकालीन अधिकारी तो ये हमारे कुमारगुप्त की जो जानकारी थी वो इधर समाप्त होगी। अब हम गुप्तकालीन अधिकारी की गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से अधिकारी होते थे और उन अधिकारियों को कौन कौन से विभाग दिए गए थे। सबसे पहले अधिकारी आता है महासेनापति, और महासेनापति जो अधिकारी था वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट अधिकारी है हमारा, दूसरा अधिकारी है रण भांडागारिक। रण भांडागारिक जो अधिकारी था वो सेना की आवश्यकताएं, जो सेना की आवश्यकताएं होती थी, अस्त्र शस्त्र भोजन, ये सब इन सब को पूरा करता था, या इन सब की देखभाल करने का जो जिम्मेदारी मिली थी वो रण भांडागारिक को मिली थी। नेक्स्ट है हमारा तीसरा जो अधिकारी है वो है महासंधि विग्रहक, और महासंधि विग्रहक जो अधिकारी था वो युद्ध व शांति का प्रधान था, मतलब किसके साथ युद्ध करना है और कब शांति मतलब संधि करनी है या कब युद्ध को विराम देना है, इस सब का जो अधिकारी था वो था महासंधि विग्रहक। चौथा अधिकारी था हमारा, फोर्थ अधिकारी है महाअक्ष पटलिक, और महाअक्ष पटलिक जो था वो जो अभिलेख थे, अभिलेख विभाग का प्रधान था। जैसा हम जानते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं, 18 अभिलेख मिले हैं, और इन अभिलेखों का जो प्रधान होता था वो महाअक्ष पटलिक होता था। पांचवा अधिकारी है हमारा सर्वाध्यक्ष, और सर्वाध्यक्ष जो अधिकारी था वो केंद्रीय सचिवालय का प्रधान होता था। छठा अधिकारी है हमारा महाभांडागारी कृत, और महाभांडागारी कृत जो थे वो राजकीय कोष का प्रधान होता था, मतलब कि जो कुमारगुप्त के शासनकाल में कि कहां पर पैसा लगाना है, कहां पर धन खर्च करना है, इस विभाग का जो अधिकारी था वो महाभांडागारी कृत था। सातवां अधिकारी है हमारा महाप्रतिहार, और महाप्रतिहार अधिकारी जो था वो राजप्रसाद का सुरक्षा अधिकारी था, मतलब जो भवन थे उन भवनों का की जो सुरक्षा करता था वो होता था महाप्रतिहार। आठवां अधिकारी है हमारा ध्रुवाधिकरण, और ध्रुवाधिकरण अधिकारी जो था वो भूमि कर के विभाग का प्रधान होता था, मतलब जो भूमि कर को इकट्ठा करने का जो विभाग था उस विभाग का जो प्रधान होता था उस प्रधान को ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। नौवां अधिकारी है हमारा अग्रहारिक,
और अग्रहारिक जो अधिकारी था वो दान विभाग का प्रधान होता था, मतलब कौन से विभाग या कौन से क्षेत्र में कितना दान देना है, इस सब का जो अधिकारी जो प्रधान था वो अग्रहारिक था। आठवां वो 10वां है हमारा महाबला बलाधिकृत, और महाबलाधिकृत जो अधिकारी था वो सर्वोच्च अधिकारी था सेना का। 11वां आता है हमारा महादंड नायक, और महादंड नायक जो अधिकारी था वो न्यायाधीश होता था, मतलब न्याय देने का जो विभाग था उस विभाग का जो प्रधान था उसको महादंड नायक भी कहा जाता था। 12वां अधिकारी है हमारा संधि विग्रहक, और संधि विग्रहक जो है वो युद्ध व शांति से संबंधित था। 13वां अधिकारी है हमारा दंड पाशिक, और दंड पाशिक जो अधिकारी है वो पुलिस विभाग का अधिकारी था, मतलब जो पुलिस विभाग थी उस पुलिस विभाग का जो अधिकारी था उसको दंड पाशिक भी कहा जाता था। 14वां अधिकारी है हमारा 14th अधिकारी है विनय स्थिति स्थापक, और विनय स्थिति जो स्थापक था जो अधिकारी था उसके अधीन जो विभाग थे वो थे शिक्षा व धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। 15वां अधिकारी है हमारा महापीलुपति, और महापीलुपति जो अधिकारी था वो गज सेना का प्रधान होता था। गज मतलब हाथी, और हाथी की जो सेना होती थी उस सेना का जो प्रधान होता था उसको महापीलुपति भी कहा जाता था। 16वां अधिकारी है हमारा महाशवपति, और महाशवपति जो होता था वो अश्व सेना, मतलब जो घोड़ों की सेना होती थी उस घोड़ों की सेना का प्रधान होता था। 17वां है हमारा कि साधारण सैनिक जो होते थे, जो साधारण सैनिक होते थे उन साधारण सैनिकों को चाट या भाट भी कहा जाता था। 18वां है हमारा कि जो पहरेदार होते थे, जो पहरा लगाते थे, उन पहरेदारों को रक्षिन भी कहा जाता था। 19वां है हमारा कि सेना की जो छोटी टुकड़ी होती थी उस छोटी टुकड़ी को चमू भी कहा जाता था। 20वां है हमारा कार्निक, और कार्निक जो थे वो लिपिक थे। 21वां है हमारा पुस्तकपाल, और पुस्तकपाल जो थे वो महाअक्षपटलिक की सहायता करते थे, महाअक्षपटलिक की सहायता करते थे पुस्तकपाल। 22वां है हमारा खाद्य पाकिक, और खाद्य पाकिक जो थे वो सम्राट के रुंदु नगर व रसोई घर का प्रधान होता था। जो सम्राट के रसोई घर का प्रधान होता था उसको खाद्य पाकिक भी कहा जाता था। तो ये हैं हमारे कुछ गुप्तकालीन अधिकारी जो गुप्त साम्राज्य में अधिकारी थे, उन अधिकारी को कौन कौन से विभाग दिए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई, और गुप्त प्रशासनिक इकाई कौन सी थी। सबसे पहले आता है देश। जो देश था मतलब जो साम्राज्य था गुप्त काल का, उस साम्राज्य का जो अधिकारी होता था वो उसको गवर्नर या फिर गोप्त्री भी कहा जाता था। और इस देश को अलग अलग प्रांत व अलग अलग भुक्ति में विभाजित किया हुआ था, और इन प्रांत व भुक्ति का जो अधिकारी होता था उसको उपरीक भी कहा जाता था। उसके बाद जो प्रांत होते थे या भुक्ति होते थे, इन प्रांतों को छोटे छोटे जिलों में व विषयों में विभाजित किया जाता था, जिनके अधिकारी विषयपति होता था। इन जिलों को भी पेठ या विथियों में विभाजित किया जाता था, और इन पेठ का जो अधिकारी होता था उसको पेठपति भी कहा जाता था। और जब ये पेठ होते थे, पेठों को भी छोटे छोटे ग्रामों में, छोटे छोटे गांवों में विभाजित किया जाता था, और गांव का जो प्रधान होता था उसे ग्रामपति व महत्तर भी कहा जाता था। दोबारा देखिएगी, गुप्तकालीन जो प्रशासनिक इकाई थी उसमें जो सबसे बड़ी इकाई थी वो होती थी देश, और देश को छोटे छोटे देश को विभाजित करके प्रांतों में विभाजित किया हुआ था, और
प्रांतों को भी जिलों व विषयों में विभाजित किया हुआ था और जिलों को भी पिठ पेठ व वीथियों में विभाजित किया हुआ था। और जो पिठ होते थे, जो पेठ होते थे, इन पेठों को भी ग्रामों में विभाजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्लास 55 जिसमें आज हमने कुमारगुप्त के बारे में पढ़ा था, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में, और गुप्तकालीन अधिकारी जो थे और उन अधिकारियों को जो जो विभाग दिए हुए थे उनके बारे में पढ़ा था, और गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई के बारे में पढ़ा था। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सिकंदगुप्त शासक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।